अध्याय 11 युद्ध कला का प्रशिक्षण। रविवार की सुबह जब हैरी उठा तो कमरे में जाड़े के सूरज की चमकदार रोशनी भरी थी। उसके हाथ की हड्डियां उग आई थीं, परंतु हाथ में बहुत अकड़न थी। वह जल्दी से उठकर बैठा और कॉलिन के बिस्तर की तरफ देखा, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि आज वहां ऊंचे पर्दे डाल दिए गए थे। जब मैडम ब्रॉम्फ्री ने देखा कि हैरी जाग गया है, तो वे नाश्ते की ट्रे लेकर जल्दी से वहां आई। फिर वे उसके हाथ तथा उंगलियों को मोड़ने और फैलाने लगी। सब कुछ ठीक है, वो बोली, जब उसने अटपटे अंदाज में बाएं हाथ से दलिया खाया। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम जा सकते हो। हैरी ने फटाफट कपड़े पहने और गरुड़द्वार के टावर की तरफ चल दिया। वह रॉन और हरमाइनी को कॉलिन तथा डॉबी के बारे में बताने के लिए व्याकुल था, परंतु वे वहां नहीं थे। हैरी सोचने लगा कि वे कहाँ गए होंगे और वह उनकी तलाश में चल दिया। उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि यह जानने में उनकी कोई रुचि नहीं थी कि उसकी हड्डियां वापस बन पाई थीं या नहीं। जब हैरी लाइब्रेरी के पास से गुजरा तो पर्सी वीजली वहां से बाहर निकला। आज वह पिछली बार की तुलना में ज्यादा अच्छे मूड में दिख रहा था। ओह, हेलो हैरी, उसने कहा। कल तुमने बेहतरीन उड़ान भरी, सचमुच बेहतरीन। गरुड़द्वार को हाउस कप के लिए बढ़त मिल गई है। तुमने 50 पॉइंट हासिल किए हैं। तुमने रॉन या हरमाइनी को तो नहीं देखा? हैरी ने पूछा। नहीं, वे मुझे नहीं दिखे, पर्सी बोला। उसकी मुस्कुराहट फीकी हो गई। मुझे आशा है कि रॉन लड़कियों के बाथरूम में नहीं होगा। हैरी जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने पर्सी को नजरों से ओझल होते देखा और फिर वह सीधे मायूस मीना के बाथरूम की तरफ चल पड़ा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि रॉन और हरमाइनी वहां दोबारा क्यों गए होंगे। फिर भी उसने वहां जाने का फैसला किया, यह तसल्ली करने के बाद कि फिल्च या प्रीफेक्ट्स आसपास नहीं थे। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसे एक बंद टॉयलेट से उनकी आवाजें सुनाई दी। मैं हूँ, हैरी बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए बोला। बंद टॉयलेट के भीतर से कुछ गिरने, कुछ उछलने और एक सिसकारी की आवाज आई। उसने देखा कि हरमाइनी की आंख की होल से बाहर झांक रही थी। हैरी, वह बोली, तुमने तो हमें बुरी तरह डरा ही दिया। अंदर आओ, तुम्हारा हाथ कैसा है? अच्छा है, हैरी बोला और टॉयलेट में घुस गया। एक पुरानी कढ़ाई टॉयलेट सीट पर रखी थी और उसकी तली के नीचे से हो रही कड़कड़ाहट से हैरी को समझ आ गया कि उन्होंने इसके नीचे आग जला रखी थी। वाटरप्रूफ जादुई आग जलाने में हरमाइनी को महारत हासिल थी। हम तुमसे मिलने आने ही वाले थे, परंतु फिर हमने भेष बदल काढ़ा बनाने का फैसला किया, रॉन ने स्पष्ट किया जब हैरी ने मुश्किल से टॉयलेट का दरवाजा दोबारा बंद किया। हमने यह निर्णय लिया कि इसे छुपकर बनाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। हैरी ने उन्हें कॉलिन के बारे में बताना शुरू किया, परंतु हरमाइनी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हम पहले से ही जानते हैं। हमने आज सुबह ही प्रोफेसर मैकगोनागल को इस बारे में प्रोफेसर फिल्टविक को बताते सुना था, इसलिए हमने फैसला किया कि बेहतर होगा कि हम इसे बनाना शुरू कर दें। जितनी जल्दी हम मैलफॉय से सच्चाई उगलवा सके उतना ही अच्छा है, रॉन ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? क्विडिच मैच हारने के बाद उसका मूड इतना खराब हो गया होगा कि उसने कॉलिन पर अपना गुस्सा उतारा होगा। एक और चीज भी है, हैरी ने कहा जब उसने हरमाइनी को गांठदार घास के फूले खोलकर काढ़े में डालते हुए देखा। आधी रात को डॉबी मुझसे मिलने आया था। रॉन और हरमाइनी ने हैरानी से उसे घूरा। हैरी ने उन्हें वह हर बात बताई जो डॉबी ने कही थी या नहीं कही थी। रॉन और हरमाइनी मुंह खोलकर उसकी बात सुनते रहे। रहस्यमय तहखाना पहले भी खुल चुका है, हरमाइनी बोली। इससे बात साफ हो गई, रॉन ने विजयी स्वर में कहा। लूसियस मैल्फॉय ने तहखाने को तब खोला होगा जब वे यहाँ स्कूल में थे, और अब उन्होंने अपने लाडले बेटे ड्रैको को भी इसे खोलने का तरीका सिखा दिया होगा। यह स्पष्ट है। काश डॉबी ने तुम्हें बताया होता कि तहखाने के अंदर किस तरह का भयानक जानवर है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसे आज तक किसी ने स्कूल में घूमते क्यों नहीं देखा। शायद वह अदृश्य हो सकता है, हरमाइनी ने कढ़ाई के सबसे नीचे डली जोंकों को कलछी से कुरतते हुए कहा। या शायद वह रूप परिवर्तन कर सकता होगा, जैसे कवच या ऐसी ही किसी चीज का रूप धारण कर लेता होगा। मैंने गिरगिटी भूतों के बारे में पढ़ा है। तुम बहुत ज्यादा ही पढ़ती हो, हरमाइनी, रॉन बोला और उसने जोंकों के ऊपर मरे हुए पतंगे डाले। फिर उसने पतंगों के खाली पैकेट को मरोड़ा और हैरी की तरफ पलट कर देखा। तो डॉबी ने हमें ट्रेन पकड़ने से रोका और तुम्हारा हाथ तोड़ डाला। उसने अपना सिर हिलाया। तुम जानते हो हैरी,
अगर वह यूं ही तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करता रहा तो एक दिन वह तुम्हारी जान ले लेगा। सोमवार की सुबह तक यह खबर पूरे स्कूल में फैल गई कि कॉलिन क्रीवी पर हमला हुआ है और अब वह मुर्दों की तरह अस्पताल में पड़ा है। माहौल अचानक अफवाहों और संदेहों से भर गया। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी अब महल में झुंड बनाकर एक साथ घूमने लगे। वे घबरा रहे थे कि अगर वे कहीं अकेले गए तो उन पर हमला हो जाएगा। जिनी वीजली, जो सम्मोहन की क्लास में कॉलिन क्रीवी के पास बैठती थी, काफी परेशान दिख रही थी। फ्रेड और जॉर्ज उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु हैरी को लगा कि वे इसके लिए गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। वे बारी बारी से खुद को जादू से बालों या फोड़ों से ढक लेते थे या मूर्तियों के पीछे से अचानक उसके सामने कूदकर उसे चौंका देते थे। वे तभी रुके जब गुस्से से तमतमाते हुए पर्सी ने उनसे कहा कि वह मिसेस वीजली को उनकी हरकतों के बारे में लिखेगा और यह भी बताएगा कि वे लोग जिन्हीं को बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। इस दौरान टीचर से छुपकर स्कूल में तावीजों, गंडों और अन्य सुरक्षा यंत्रों व उपायों का व्यापार फल फूल रहा था। नेविल लॉन्गबॉटम ने कई चीजें खरीदी, जैसी बुरी गंध वाला एक बड़ा हरा प्याज, एक नुकीला बैंगनी स्फटिक और गोल्ड की सड़ती हुई पूंछ। इन्हें खरीदने के बाद गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने नेविल को याद दिलाया कि उसे कोई खतरा नहीं था, उसका खून शुद्ध था और इसलिए उस पर हमला होने की आशंका नहीं थी। नेविल की गोल चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी जब उसने कहा, पहले उन्होंने फिल्च को सताया और सब जानते हैं कि मैं भी उसी की तरह एक नाकारा हूँ। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रोफेसर मैकगोनागल हमेशा की तरह उन लोगों के नाम इकट्ठे करने आई जो क्रिसमस की छुट्टियों में स्कूल में रुकने वाले थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने उस सूची में अपने नाम लिख दिए। जब उन्होंने यह सुना कि मैलफॉय भी रुक रहा है तो यह बात उन्हें बहुत संदिग्ध लगी। भेष बदल काढ़े का प्रयोग करने और उससे सच्चाई उगलवाने के लिए छुट्टियां आदर्श रहेंगी। दुर्भाग्य से काढ़ा अभी आधा ही तैयार हुआ था। उन्हें अब भी वाइकोंट के सींग और बूलस्लैंग सांप की केंचुली की जरूरत थी। ये चीजें उन्हें एक ही जगह पर मिल सकती थी, स्नेप की व्यक्तिगत अलमारी में। हैरी ने मन ही मन सोचा कि वह स्नेप के ऑफिस में घुसकर चोरी करते हुए पकड़े जाने की बजाय नागशक्ति के भयानक जानवर का सामना करना ज्यादा पसंद करेगा। जब गुरुवार की दोपहर को जादुई काढ़े की क्लास का समय करीब आने लगा तो हरमाइनी जल्दी से बोली, हमें बस इतना करना है कि उनकी क्लास में किसी तरह उनका ध्यान किसी दूसरी चीज की तरफ मोड़ दें, फिर हम में से कोई भी स्नेप के ऑफिस में घुसकर जरूरत का सामान निकाल सकता है। हैरी और रॉन ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा। हरमाइनी सपाट अंदाज में आगे बोली, मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि यह सामान मैं चुराऊं। अगर तुम्हें पकड़ा गया तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, परंतु मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, इसलिए तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि कोई ऐसा फसाद कर दो ताकि स्नेप 5-7 मिनट के लिए उसमें व्यस्त हो जाए। हैरी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। जानबूझकर स्नेप की जादुई काढ़े की क्लास में फसाद करना उतना ही सुरक्षित था जितना कि सोते हुए ड्रैगन की आंख में उंगली डालना। जादुई काढ़े की क्लास एक बड़े तहखाने में लगती थी। गुरुवार की दोपहर को भी क्लास हमेशा की तरह ही चल रही थी। लकड़ी की टेबलों के बीच में रखी 20 कढ़ाइयाँ धुआं निकाल रही थी। टेबलों पर पीतल के तराजू और रसायनों के डब्बे भी रखे थे। स्नेप धुएं के बीच से चहलकदमी कर रहे थे और गरुड़द्वार के विद्यार्थियों के काम पर ताने कस रहे थे। नागशक्ति के विद्यार्थी स्नेप की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए व्यंग से मुस्कुरा रहे थे। ड्रैको मैलफॉय, जो स्नेप का प्रिय विद्यार्थी था, रॉन तथा हैरी की ओर देखकर जहरीली मछली की तरह पलके फड़फड़ा रहा था। वे दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इसके जवाब में कुछ किया तो उन्हें इतनी जल्दी सजा मिलेगी कि वे पक्षपात शब्द भी नहीं कह पाएंगे। हैरी का फुलाने वाला काढ़ा बहुत ज्यादा पतला था, परंतु उसके दिमाग में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें घूम रही थी। वह हरमाइनी के इशारे का इंतजार कर रहा था, इसलिए जब स्नेप उनके पतले काढ़े पर टीका टिप्पणी करने के लिए रुके तो उसने उनकी बात जैसे सुनी ही नहीं। जब स्नेप मुड़े और नेविल को सताने के लिए आगे बढ़े तो हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखा और उसे इशारा करते हुए सिर हिलाया। हैरी तुरंत अपनी कड़ाई के पीछे झुका। उसने अपनी जेब से फ्रेड का एक फ्लेबिस्टर पटाखा निकालकर उसे अपनी छड़ी से कुरेदा। पटाखा सुलग गया और चिंगारियां छोड़ने लगा। हैरी जानता था कि उसके पास कुछ सेकंड ही हैं, इसलिए वह सीधा खड़ा हुआ और उसने निशाना साधकर पटाखे को हवा में उछाल दिया।
पटाखा सीधे निशाने पर जाकर गोयल की कड़ाई में गिरा। गोयल के काढ़े में विस्फोट हो गया, जिसमें पूरी क्लास नहा गई। जब विद्यार्थियों के शरीर पर फूलने वाले काढ़े के छींटे पड़े तो वे चीख उठे। मैलफॉय का चेहरा काढ़े में नहा गया था और उसकी नाक गुब्बारे की तरह फूलने लगी। गोयल पागलों सा इधर-उधर घूम रहा था। वह अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए था, जो फूलकर डिनर प्लेट जितनी बड़ी हो गई थी। उधर स्नेप क्लास को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। हैरी ने देखा कि इस हो हल्ले के बीच हरमाइनी चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। खामोश, खामोश! स्नेप गरजे। जिस किसी पर भी छींटे गिरे हों वह सिकोड़ने वाले काढ़े के लिए यहाँ आ जाए। अगर मुझे पता चल गया कि यह किसने किया। हैरी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की जब उसने मैलफॉय को तेजी से आगे बढ़ते देखा। मैलफॉय का सिर उसकी नाक के वजन के नीचे धंसा जा रहा था, क्योंकि उसकी नाक फूलकर किसी छोटे तरबूज जितनी बड़ी हो गई थी। लगभग आधी क्लास स्नेप की टेबल के आसपास पहुंच गई। कुछ की बाहें मुद्गलों जितनी मोटी हो गई थी, जो उन्हें झुकाए दे रही थी। कुछ के होंठ फूलकर इतने दैत्याकार हो गए थे कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद हैरी ने देखा कि हरमाइनी दोबारा तहखाने में लौट आई और उसके दुशाले का अगला हिस्सा उभरा हुआ था। जब सब परेशान विद्यार्थियों ने सिकोड़ने वाले काढ़े का घूंट पी लिया और उन्होंने सूजन ठीक कर ली, तो स्नेप गोयल की कड़ाई के पास पहुंचे और उन्होंने पटाखे के काले अवशेष बाहर निकाले। अचानक खामोशी छा गई। अगर मुझे पता चल गया कि इसे किसने फेंका था, स्नेप फुसफुसाए, तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगा। हैरी ने अपना चेहरा ऐसा बनाने की कोशिश की जैसे वह कुछ जानता ही ना हो और खुद इस बात को लेकर उलझन में हो। स्नेप सीधे उसकी तरफ देख रहे थे और 10 मिनट बाद जब घंटी बजी तब जाकर हैरी ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि यह काम मैंने किया है। हैरी ने रॉन और हरमाइनी को बताया जब वे तेजी से मायूस मीना के क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हरमाइनी ने नए सामानों को कढ़ाई में डाला और तेजी से काढ़ा हिलाने लगी। उसने खुश होकर कहा, यह 15 दिन में तैयार हो जाएगा। स्नेप यह साबित नहीं कर सकते कि यह काम तुमने किया है, रॉन ने हैरी को तसल्ली देते हुए कहा। वे कर ही क्या सकते हैं? स्नेप को मैं जितना जानता हूँ उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि वे जो भी करेंगे बुरा ही करेंगे। हैरी ने काढ़े के खदखदाने और उबलने की आवाजें सुनते हुए कहा। एक सप्ताह बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रवेश द्वार से जा रहे थे। तभी उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को नोटिस बोर्ड के चारों तरफ भीड़ लगाए देखा। वे अभी अभी चिपकाए गए एक नए नोटिस को पढ़ रहे थे। रोमांचित दिख रहे सीमस फिनिगन और डीन थॉमस ने उन्हें वहां बुलाया। सीमस बोला, अपने यहाँ युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू हो रहा है। पहली बैठक आज रात को है। युद्ध कला सीखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यह कभी भी काम आ सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि नागशक्ति का भयानक जानवर भी युद्ध कला में पारंगत होगा? रॉन ने पूछा, परंतु वह भी उस नोटिस में रुचि लेने लगा। अब वे भोजन के लिए जाने लगे तो रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा, काम आ सकता है, हम भी चलें? हैरी और हरमाइनी इसके लिए तत्काल तैयार हो गए और उस रात 8 बजे वे बड़े हॉल की तरफ तेजी से चल दिए। लंबी डाइनिंग टेबलें हटा दी गई थीं। दीवार से सटकर एक सुनहरा मंच बना दिया गया था, जिस पर ऊपर तैरती हजारों मोमबत्तियों की रोशनी आ रही थी। छत एक बार फिर मखमली काली थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के ज्यादातर विद्यार्थी इसके नीचे इकट्ठा थे। सबके हाथ में छड़ियां थी और सब रोमांचित थे। जब वे बातें करते हुए भीड़ के बीच से होते हुए अंदर गए तो हरमाइनी बोली, मैं तो यह सोच रही हूँ कि हमें युद्ध कला कौन सिखाएगा। किसी ने मुझे बताया है कि फिल्टविक अपनी जवानी के दिनों में युद्ध कला के चैंपियन रह चुके हैं। शायद वही हमें सिखाए। कोई भी सिखाए, जब तक कि वह। हैरी ने बोलना शुरू किया, परंतु उसकी बात एक हताश भरी आह के साथ खत्म हुई। गहरे जामुनी रंग का चमकदार दुशाला पहने गिल्डरॉय लॉकहार्ट मंच पर चलकर आ रहे थे और उनके साथ कोई और नहीं बल्कि स्नेप थे, जो हमेशा की तरह काले कपड़े पहने थे। लॉकहार्ट ने सबको खामोश करने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, पास आ जाओ, पास आ जाओ। क्या सब लोग मुझे देख सकते हैं? क्या सब मेरी आवाज सुन सकते हैं? बहुत बढ़िया। सब लोग अब ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर डम्बलडोर ने मुझे यह छोटा सा युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू करने की इजाजत दी है।
ताकि मैं तुम लोगों को अपनी रक्षा करना सिखा सकूं। यह तुम्हारे बहुत काम आएगा अगर कभी तुम्हें अपनी रक्षा करना पड़े, जैसे कि मुझे असंख्य जानवरों पर करनी पड़ी। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरी प्रकाशित किताबें पढ़ें। अब मैं आपको अपने सहयोगी प्रोफेसर स्नेप का परिचय दे दूं। लॉकहार्ट ने मुंह खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि वे भी युद्ध कला के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं और वे उदारतापूर्वक मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गए ताकि क्लब शुरू करने से पहले तुम लोगों के सामने युद्ध कला का प्रदर्शन किया जा सके। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस बारे में जरा भी घबराओ। मुकाबला खत्म होने के बाद भी तुम्हारे जादुई काढ़े के मास्टर जी सही सलामत रहेंगे, इसलिए इस बारे में बिल्कुल भी मत डरना। अच्छा, तो यही होगा कि ये दोनों एक दूसरे का काम तमाम कर दें। रॉन हैरी के कान में बुदबुदाया। स्नेप का ऊपरी होंठ फड़क रहा था। हैरी को हैरानी हुई कि लॉकहार्ट अब भी क्यों मुस्कुरा रहे थे। अगर स्नेप हैरी की तरफ इस तरह से देखते तो वह पूरी तेजी से विपरीत दिशा में भाग खड़ा होता। लॉकहार्ट और स्नेप मुड़कर एक दूसरे के सामने आए और उन्होंने अपना अपना सिर झुकाया। कम से कम लॉकहार्ट ने तो अपने हाथ फैलाते हुए ऐसा ही किया। दूसरी ओर स्नेप ने चिढ़ते हुए अपने सिर को सिर्फ हल्का सा झटका दिया। फिर उन्होंने अपनी छड़ियों को तलवारों की तरह उठाकर अपने सामने किया। लॉकहार्ट ने खामोश भीड़ को बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपनी छड़ियों को मुकाबले की आदर्श स्थिति में पकड़ रखा है। 3 की गिनती के बाद हम अपने अपने मंत्र पढ़ेंगे। जाहिर है हम में से कोई भी जान लेने के इरादे से मंत्र नहीं पढ़ेगा। मुझे इस बात पर इतना विश्वास नहीं है, हैरी बुदबुदाया जब उसने स्नेप को दांत किटकिटाते हुए देखा। 1, 2, 3। दोनों ने ही अपनी छड़ियां घुमाई और कंधे के ऊपर ले गए। स्नेप चिल्लाए, निरस्त्र भवा। जबरदस्त लाल रोशनी चमकी और धमाके के साथ लॉकहार्ट हवा में उड़ गए। वे उड़कर मंच के पीछे की तरफ वाली दीवार से टकराए और फिर फर्श पर लुढ़क कर गिर पड़े। मेलफॉय और नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों ने तालियां बजाईं। हरमाइनी पंजों के बल कूदकर देखती रही। वह अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर उंगलियों के बीच से चीखी, क्या तुम्हें लगता है कि वे ठीक होंगी? किसे परवाह है, हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। लॉकहार्ट अब लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। उनकी टोपी गिर गई थी और उनके लहराते बाल अब खड़े हो गए थे। तो तुमने देखा, वे लड़खड़ाते हुए वापस प्लेटफॉर्म पर आते हुए बोले। यह निरस्त्र करने वाला मंत्र था। जैसा तुमने देखा, मेरे हाथ से छड़ी छूट गई थी। ओह, धन्यवाद मिस ब्राउन। हाँ प्रोफेसर स्नेप, आपके मन में उन्हें यह सिखाने का बहुत अच्छा विचार आया, परंतु आप अगर बुरा न माने तो मैं यह बता दूं कि मैं पहले से ही जानता था कि आप क्या करने वाले थे। अगर मैं आपको रोकना चाहता तो बहुत आसानी से रोक सकता था। बहरहाल मैंने महसूस किया कि इससे बच्चे कुछ सीखेंगे, इसलिए मैंने नहीं रोका। स्नेप की शक्ल पर कातिलाना इरादे साफ झलक रहे थे। शायद लॉकहार्ट ने भी यह समझ लिया था, क्योंकि इसके बाद वे जल्दी से बोले, प्रदर्शन बहुत हो चुका, अब मैं तुम लोगों के बीच आकर तुम्हारी जोड़ियां बना देता हूँ। प्रोफेसर स्नेप, अगर आप मेरी मदद करना चाहें। वे विद्यार्थियों के बीच घूमकर जोड़ियां बनाने लगे। लॉकहार्ट ने नेविल की जोड़ी जस्टिन फिंच फ्लेचली के साथ बना दी, परंतु स्नेप सीधे हैरी और रॉन के पास पहुंचे। मुझे लगता है अब मनपसंद जोड़ी के टूटने का वक्त आ चुका है, उन्होंने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। वीजली, तुम फिनिगन के साथ प्रैक्टिस करो, और पॉटर तुम। हैरी हरमाइनी की ओर मुड़ गया। मुझे ऐसा नहीं लगता, स्नेप ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर मैलफॉय, जरा यहाँ आना। मुझे यह देखने दो कि तुम मशहूर हैरी पॉटर का क्या हाल करते हो। और मिस ग्रेंजर, तुम मिस वुलस्ट्रॉड के साथ जोड़ी बना लो। मैलफॉय दांत दिखाते हुए अकड़कर वहां आया। नागशक्ति की एक लड़की भी उसके पीछे पीछे आई। उसे देखकर हैरी को वह तस्वीर याद आ गई जो उसने चुड़ैलों के साथ छुट्टियां किताब में देखी थी। वह भारी भरकम और चौकोर थी तथा उसका मोटा जबड़ा आक्रामक तरीके से बाहर निकल रहा था। हरमाइनी ने उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया, परंतु वह लड़की नहीं मुस्कुराई। लॉकहार्ट प्लेटफॉर्म पर चढ़कर चिल्लाए, अपने अपने जोड़ीदार की तरफ मुंह करो और सिर झुकाकर अभिवादन करो। हैरी और मैलफॉय ने अपना सिर बहुत कम झुकाया। वे एक दूसरे पर से नजरें हटाने को तैयार नहीं थे। लॉकहार्ट ने आगे कहा, अपनी छड़ियां तैयार रखो। जब मैं 3 तक गिनूं तो अपने मंत्र पढ़कर अपने विरोधी को निरस्त्र करना, सिर्फ निरस्त्र करना। हम नहीं चाहते कि किसी को कोई चोट पहुंचे। 1, 2, 3।
हैरी ने अपनी छड़ी अपने कंधे के ऊपर घुमाई, परंतु मैलफॉय लॉकहार्ट के दो बोलते ही शुरू हो गया था। उसके मंत्र ने हैरी पर इतनी तेज प्रहार किया कि उसे लगा जैसे उसके सर पर किसी ने भारी फ्राइंग पैन दे मारा हो। वह लड़खड़ाया, परंतु अब भी उसके होशो हवास कायम थे। जरा सा भी समय बर्बाद किए बिना हैरी ने अपनी छड़ी सीधे मैलफॉय की तरफ मोड़ी और चीखा, गुदगुदी कारकरम। सफेद रोशनी की एक लपट मैलफॉय के पेट पर पड़ी और वह तेजी से खिलखिलाते हुए धौरा हो गया। जब मैलफॉय अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था तो लॉकहार्ट उत्सुकता से ताकती भीड़ की तरफ देखते हुए दहशत से चिल्लाए, मैंने कहा था सिर्फ निरस्त्र करना। हैरी ने गुदगुदी करने वाले मंत्र से मैलफॉय पर प्रहार किया था और वह हंसी के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। हैरी अनिश्चितता की वजह से रुका हुआ था। उसे लग रहा था कि जब मैलफॉय फर्श पर था तो उस पर जादू करना खेल भावना के विपरीत होगा, परंतु यह उसकी गलती थी। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए मैलफॉय ने अपनी छड़ी हैरी के घुटनों की तरफ मोड़ी और चिल्लाया, तीव्र नर्तन। और अगले ही पल हैरी के पैर बेकाबू होकर नाचने लगे। रुक जाओ, लॉकहार्ट चीखे, परंतु स्नेप ने स्थिति संभाल ली। मंत्र प्रभाव समाप्तम, वे चिल्लाए। हैरी के पैरों ने नाचना बंद कर दिया। मैलफॉय ने हंसना बंद कर दिया। अब दोनों ही दोबारा ऊपर देख सकते थे। माहौल में हरे धुएं की धुंध छाई थी। नेविल और जस्टिन दोनों ही फर्श पर पड़े थे और हाँफ रहे थे। रॉन के हाथ में सीमस का जर्द चेहरा था और वह अपनी टूटी छड़ी के कारनामे के लिए सीमस से माफी मांग रहा था, परंतु हरमाइनी और मिलीसेंट बुलस्ट्रॉड अब भी गुत्तम गुत्ता थी। मिलीसेंट ने हरमाइनी के सिर को जकड़ रखा था और हरमाइनी दर्द से बिलबिला रही थी। उन दोनों की छड़ियां फर्श पर पड़ी थी। हैरी आगे लपका और उसने मिलीसेंट को पकड़कर खींचा। यह काम मुश्किल था क्योंकि वह हैरी से बहुत भारी थी। यह क्या हो रहा है? लॉकहार्ट युद्ध कला प्रशिक्षण के परिणाम को देखकर भीड़ में से गुजरते हुए बोले, ऊपर उठ जाओ मैकमिलन, सावधान रहना। मिस फॉसेट, इसे कसकर पकड़ो, एक पल में खून बहना बंद हो जाएगा। बूट, मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा अगर मैं तुम्हें यह सिखा दूं कि दुश्मन के मंत्र को किस तरह से रोका जाता है। हॉल के बीच में खड़े घबराए हुए लॉकहार्ट बोले। उन्होंने स्नेप की ओर देखा, जिनकी काली आंखें चमक रही थी, और तत्काल दूसरी तरफ देखने लगे। प्रशिक्षण के लिए हम अपनी तरफ से एक जोड़ी बना देते हैं, लॉन्गबॉटम और फिंच फ्लेशली। क्या हाल है? अच्छा ख्याल नहीं है, प्रोफेसर लॉकहार्ट, स्नेप ने कहा। वे बुरे इरादों वाले किसी विशाल चमगादड़ की तरह लहराती चाल से चले आ रहे थे। लॉन्ग बॉटम तो आसान मंत्रों से भी तबाही मचा देता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिंच फ्लैशली के अवशेषों को किसी माचिस की डब्बी में अस्पताल भेजना पड़े। नेविल का गोल गुलाबी चेहरा और गुलाबी हो गया। मैलफॉय और पॉटर कैसे रहेंगे? स्नेप ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बहुत बढ़िया विचार है, लॉकहार्ट ने कहा। उन्होंने हैरी और मैलफॉय को हॉल के बीच में आने का इशारा किया। भीड़ उन्हें जगह देने के लिए पीछे हट गई। अब हैरी, लॉकहार्ट ने कहा, जब ड्रैको अपनी छड़ी तुम्हारी तरफ करे तो तुम्हें यह करना है। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसे जटिलता से हिलाने डुलाने की कोशिश की, परंतु उनके हाथ से छड़ी नीचे गिर गई। स्नेप के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई जब लॉकहार्ट ने तत्काल छड़ी उठाते हुए कहा, ओहो, मेरी छड़ी थोड़ी ज्यादा रोमांचित हो गई थी। स्नेप मैलफॉय के पास पहुंचा, झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मैलफॉय भी व्यंग्य से मुस्कुराने लगा। हैरी ने घबराकर लॉकहार्ट की तरफ देखा और कहा, प्रोफेसर, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि वार कैसे रोका जाता है? डर रहे हो? मैलफॉय इतने धीमे से बुदबुदाया ताकि लॉकहार्ट उसकी बात न सुन सके। डर? और तुमसे? हैरी अपने मुंह के कोने से बोला। लॉकहार्ट ने हैरी के कंधे पर खुशी से हाथ रखते हुए कहा, हैरी, वैसा ही करना जैसे मैंने किया था। क्या अपनी छड़ी गिरा दूं? परंतु लॉकहार्ट सुन ही नहीं रहे थे। 3, 2, 1, शुरू, वे चिल्लाए। मैलफॉय ने तत्काल अपनी छड़ी उठाई और चीखा, सर्पदंश। उसकी छड़ी के सिरे में विस्फोट हुआ। हैरी दहशत से देखता रहा जब एक लंबा काला सांप मैलफॉय की छड़ी से बाहर निकला, फर्श पर गिरा और सर्पदंश की मुद्रा में वार करने के लिए तैयार हो गया। विद्यार्थियों की भीड़ चीखते हुए तेजी से पीछे हटी। हिलना मत पॉटर, स्नेप ने हल्साए भाव से कहा। यह साफ था कि क्रोधित सांप की तरफ हैरी को दहशत में ताकते हुए देखकर स्नेप को बहुत मजा आ रहा था। मैं उसे हटा दूंगा। यह काम मुझे करने दें, लॉकहार्ट चिल्लाए।
उन्होंने अपनी छड़ी सांप की तरफ हिलाई और एक जोर का धमाका हुआ, परंतु गायब होने की बजाय सांप हवा में 10 फुट ऊपर उड़ा और धम्म की जोरदार आवाज के साथ दोबारा फर्श पर गिरा। गुस्से में तेजी से फुफकारता हुआ सांप अब सीधे जस्टिन फिंच फ्लेशली की ओर रेंगने लगा। उसने दोबारा अपना फन फैला लिया था। उसके दांत साफ दिख रहे थे और वह हमला करने ही वाला था। हैरी को पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। वह तो यह भी नहीं जानता था कि उसने ऐसा करने का सोचा भी था। वह तो बस इतना जानता था कि उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे, जैसे वह खिंचा चला जा रहा हो। फिर उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से सांप से चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, और चमत्कारिक रूप से न जाने क्यों सांप फर्श पर लुढ़क गया। हैरी की तरफ देखते हुए सांप अचानक बगीचे की काली पाइप की तरह आज्ञाकारी नजर आने लगा। हैरी के मन का डर अब गायब हो चुका था। वह जानता था कि सांप अब किसी पर हमला नहीं करेगा। हालांकि हैरी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात पर इतने यकीन से कैसे जानता था। उसने मुस्कुराते हुए जस्टिन की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि जस्टिन राहत, परेशानी या कृतज्ञता के भाव से उसे देख रहा होगा। निश्चित रूप से उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन गुस्से या डर से उसकी तरफ देखेगा, परंतु जस्टिन चिल्लाया, तुम यह क्या कर रहे हो? और इससे पहले कि हैरी कुछ कह सके, जस्टिन पलटा और हॉल से धड़धड़ाते हुए बाहर चला गया। इसने अपने आगे बढ़कर अपनी छड़ी लहराई और सांप काले धुएं के धमाके के साथ गायब हो गया। स्नेप भी हैरी की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कुटिलता और कपट के भाव देखकर हैरी को अच्छा नहीं लगा। उसे यह आभास भी हो रहा था कि भीड़ के बीच से दहशत भरी आवाजें आ रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका दुशाला पीछे से खींच रहा था। उसके कान में रॉन की आवाज आई, यहाँ से चलो, अब हिलो भी, यहाँ से बाहर चलो। रॉन उसे घसीटते हुए हॉल से बाहर ले गया। हरमाइनी उनके साथ तेजी से चल रही थी। जब वे दरवाजे से निकले तो दोनों तरफ खड़े लोग दूर हट गए, जैसे वे उससे डर रहे हों। हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। रॉन और हरमाइनी भी तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि वे उसे खींचकर गरुड़द्वार के खाली हॉल में नहीं ले गए। वहां पर रॉन ने हैरी को एक कुर्सी की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम सर्पभाषी हो, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं क्या हूँ? हैरी ने पूछा। सर्पभाषी, रॉन ने कहा, तुम सांपों से बात कर सकते हो। मैं जानता हूँ, हैरी बोला। मेरा मतलब है, यह सिर्फ दूसरी बार है जब मैंने सांपों से बात की है। सहयोग से एक बार मैंने चिड़ियाघर में अपने मौसेरे भाई डडली पर एक सांप छोड़ दिया था। वह एक लंबी कहानी है, परंतु उस सांप ने मुझे बताया कि उसने कभी ब्राजील नहीं देखा और मैंने ना चाहते हुए भी उसे एक तरह से आजाद कर दिया था। यह तब की बात है जब मुझे यह नहीं पता था कि मैं जादूगर हूँ। सांप ने तुम्हें बताया कि उसने कभी ब्राजील नहीं देखा? रॉन ने धीमे से दोहराया। तो हैरी ने कहा, मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा कर सकते होंगे। ओह नहीं, नहीं कर सकते, रॉन बोला। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं हैरी। यह एक बहुत बुरी बात है। इसमें बुरा क्या है? हैरी ने अब गुस्सा होते हुए कहा, तुम सबको हो क्या क्या है? अगर मैंने उस सांप को यह नहीं कहा होता कि वह जस्टिन पर हमला ना करे, अच्छा तो तुमने उससे यह कहा था? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम भी तो वही थे। तुमने भी तो सुना होगा मैंने क्या कहा। रॉन बोला, मैंने तुम्हें सर्व भाषा यानी सांपों की भाषा में कुछ बोलते सुना। मुझे क्या पता कि तुम क्या बोल रहे थे। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि जस्टिन घबरा गया। तुम्हारी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे तुम सांप को हमला करने के लिए उकसा रहे थे। देखो, तुम्हारी आवाज बहुत डरावनी थी। हैरी ने उसकी तरफ मुंह फाड़ कर देखा। मैं दूसरी भाषा में बोल रहा था, परंतु मुझे तो पता ही नहीं चला। किसी भाषा को जाने बिना मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ? रॉन ने अपना सिर हिलाया। रॉन और हरमाइनी की ही शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। हैरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सर्प भाषा बोलने में इतनी भयानक बात क्या थी। वह बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक गंदे बड़े सांप को जस्टिन के सर पर वार करने से रोकने में क्या गलत था? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने यह कैसे किया? असल बात तो यह है कि मैंने जस्टिन की सिरकटों के शिकार में शामिल होने से बचा लिया। इससे फर्क पड़ता है, हरमाइनी आखिरकार दबी आवाज में बोली, क्योंकि नागेश नाग शक्ति सांपों से बात करने के लिए मशहूर थे, इसलिए नाग शक्ति हाउस का प्रतीक एक सांप है। हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया। बिल्कुल, रॉन बोला, और अब
पूरा स्कूल यही सोचेगा कि तुम उसके पर पोते या इसी तरह के कोई रिश्तेदार हो। परंतु मैं नहीं हूँ, हैरी दहशत से बोला, जिसे वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता था। हरमाइनी बोली, यह साबित करना आसान नहीं होगा। नागशक्ति 1000 साल पहले हुए थे। जहाँ तक हम जानते हैं तुम उनके वंशज हो भी सकते हो। हैरी उस रात घंटों तक जागता रहा। वह अपने पलंग के चारों तरफ लगे पर्दों की दरार से टावर की खिड़की के बाहर बर्फ गिरते हुए देखता रहा और सोचता रहा, क्या वह नागेश नागशक्ति का वंशज हो सकता है? आखिर वह अपने पिता के परिवार के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता। डर्सली दंपत्ति ने उसे मना कर दिया था कि वह अपने जादूगर रिश्तेदार के बारे में उनसे कोई सवाल न पूछे। हैरी ने शांत होकर सर्प भाषा में कुछ बोलने की कोशिश की, परंतु उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकले। उसे लगा कि ऐसा करने के लिए उसे सांप से आमना सामना करना जरूरी था। परंतु मैं तो गरुड़द्वार में हूँ, हैरी ने सोचा। अगर मुझ में नागशक्ति का खून होता तो बोल्टी टोपी ने मुझे वहां नहीं रखा होता। आह! एक अप्रिय आवाज उसके दिमाग में गूंजी। परंतु क्या तुम्हें याद नहीं है, बोलती टोपी तुम्हें नागशक्ति में ही रखना चाहती थी। हैरी ने करवट बदली। उसने सोचा कि अगले दिन जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में वह जस्टिन से मिलेगा और उसके सामने स्पष्ट कर देगा कि वह सांप को उससे दूर भगा रहा था, उस पर हमला करने के लिए नहीं उकसा रहा था। उसने गुस्से से अपने तकिए पर मुक्का मारते हुए सोचा कि यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। बहरहाल अगली सुबह तक मौसम बदल चुका था। रात को जो बर्फ गिरना शुरू हुई थी वह अब इतनी भारी बर्फीली आंधी में बदल चुकी थी कि जड़ी बूटियों का ज्ञान के विषय की उस टर्म की आखिरी क्लास नहीं लगी। प्रोफेसर स्प्राउट मंत्र कवचों को मोजे और स्कार्फ पहनाना चाहती थी। यह इतना जटिल काम था कि वह इसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अब यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि मंत्र कवच जल्दी बड़े हो जाएं, ताकि मिसेस नॉरिस तथा कॉलिन क्रीवी को ठीक किया जा सके। क्लास नहीं लगने के कारण उन्हें जो खाली समय मिला था उसमें रॉन और हरमाइनी गुरुद्वार के हॉल की आग के सामने बैठकर जादूगरों की शतरंज का मैच खेलते रहे, जबकि हैरी पास में बैठकर चिंता करता रहा। भगवान के लिए हैरी, हरमाइनी ने तुनकते हुए कहा, जब रॉन का एक ऊंट उसके घुड़सवार को घोड़े से खींच कर ले गया और उसे बोर्ड के बाहर पटक दिया। अगर तुम्हारे लिए यह इतना महत्वपूर्ण है तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ और जस्टिन को ढूंढो। यह सुनते ही हैरी उठा और तस्वीर के छेद से बाहर निकल गया। वह इस उधेड़बुन में था कि जस्टिन कहाँ हो सकता है। दिन के वक्त महल में आमतौर पर जितना अंधेरा रहता था, आज उससे ज्यादा अंधेरा था, क्योंकि खिड़कियों पर बर्फ की मोटी भूरी परत जमी हुई थी। हैरी कांपते हुए उन कमरों के पार गया जहाँ क्लासें चल रही थी। उसे अंदर से आ रही आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर मैगोनिगल किसी पर चिल्ला रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने मित्र को बिज्जू में बदल दिया था। अंदर झांकने का हैरी का मन तो हुआ, परंतु खुद पर काबू रखते हुए हैरी आगे चलता गया। वह यह सोचता जा रहा था कि हो सकता है कि जस्टिन अपने खाली पीरियड में पढ़ाई कर रहा हो, इसलिए उसने सबसे पहले जस्टिन को लाइब्रेरी में खोजने का फैसला किया। लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में सचमुच मेहनतकश हाउस के विद्यार्थियों का एक समूह बैठा था, जिसे जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में होना चाहिए था, परंतु वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। किताबों की ऊंची अलमारियों की लंबी कतारों के बीच हैरी को दिख रहा था कि वे लोग अपने सिर सटाकर किसी गहरी और गोपनीय चर्चा में डूबे हुए थे। इतनी दूर से उसे यह नजर नहीं आ रहा था कि जस्टिन वहां पर था या नहीं। वह उनकी तरफ आगे बढ़ा। जब उन लोगों की बातें हैरी के कानों में पड़ी तो वह रुक गया। हैरी उन लोगों को नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह अदृश्य खंड में छुपा हुआ था। जो भी हो, एक मोटा लड़का बोल रहा था, मैंने से जस्टिन को सलाह दी कि वह हमारे कमरे में ही छुपा रहे। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर पॉटर उसे अपना अगला शिकार बनाने वाला है तो बेहतर यही होगा कि वह कुछ समय तक छुपा रहे। जाहिर है जस्टिन को ऐसी ही किसी घटना की होने की तब से आशंका थी जब से उसने गलती से पॉटर को यह बता दिया था कि वह मगलू परिवार में पैदा हुआ है। जस्टिन ने तो उसे यह तक बता दिया था कि उसे एटन में एडमिशन मिल रहा था। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो नागशक्ति के वारिस को बताई जाए जब वह खुला घूम रहा हो, है ना? तुम्हें पूरा यकीन है कि नागशक्ति का वारिस पॉटर ही है? क्यों अर्नी? सुनहरी चोटी वाली लड़की ने चिंतित स्वर में पूछा। मोटे लड़के ने गंभीरता से कहा, देखो हाना, वह सर्वभाषी है।
सब जानते हैं कि यह शैतानी शक्तियों वाले जादूगर की निशानी है। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई भला जादूगर सांपों से बात कर सकता है? लोग कहते हैं कि नागेश नागशक्ति सर्वभाषी थे। इस पर कुछ विद्यार्थी बुदबुदाने लगे, परंतु अर्नी ने आगे कहा, याद है दीवार पर क्या लिखा था? वारिस के दुश्मनों खबरदार। फिल्च किसी बात पर पॉटर से उलझ गया था। आगे क्या हुआ यह हम सब जानते हैं। फिल्च की बिल्ली पर हमला हो गया। क्विडिच मैच में फर्स्ट ईयर का क्रीवी पॉटर को परेशान कर रहा था। जब पॉटर कीचड़ में गिर गया था तब क्रीवी उसकी फोटो ले रहा था। उसके कुछ समय बाद ही क्रीवी पर हमला हो गया। वैसे वह हमेशा बहुत अच्छा दिखता है, हैना ने अनिश्चितता से कहा। और हाँ, उसी ने तो तुम जानते हो कौन को गायब किया था। यह नहीं हो सकता कि वह पूरी तरह से शैतानी जादूगर हो, है ना? अर्नी ने रहस्यमय ढंग से अपनी आवाज नीचे की। मेहनतकश के बच्चों ने अपने सिर और सटा लिए। हैरी भी अर्नी की बात सुनने के लिए थोड़ा करीब आ गया। कोई नहीं जानता कि तुम जानते हो कौन के हमले से पॉटर कैसे बच गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वह घटना हुई तब वह छोटा सा बच्चा था। उसके तो चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे। इस तरह के श्राप से तो सिर्फ वही बच सकता था जो सचमुच ताकतवर शैतानी जादूगर हो। उसने अपनी आवाज और नीचे कर ली और अब वह फुसफुसाकर बोल रहा था, शायद इसी वजह से तुम जानते हो कौन उसे बचपन में ही मार डालना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा जादूगर उसका प्रतिद्वंदी बन जाए। मैं यह सोचता हूँ कि न जाने पॉटर में और कौन सी गुप्त शक्तियाँ छुपी होंगी। हैरी में अब और सुनने की ताकत नहीं थी। जोर से अपना गला साफ करते हुए वह अलमारियों के पीछे से बाहर निकला। अगर वह इतने गुस्से में नहीं होता तो उसे अपने सामने का दृश्य देखकर बहुत मजा आया होता। हैरी को देखने के बाद मेहनतकश के सभी विद्यार्थी इतने स्तब्ध थे जैसे उसे देखते ही बेजान हो गए हो। अर्नी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। हैरी बोला, हेलो, मैं जस्टिन फिंच फ्लैशली को ढूंढ रहा हूँ। मेहनतकश के विद्यार्थियों को जिस बात का डर था अब उसकी पुष्टि हो चुकी थी। सहम कर वे सब अर्नी की तरफ देखने लगे। अर्नी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? मैं उसे बताना चाहता हूँ कि युद्ध कला प्रशिक्षण में सांप वाली घटना में वास्तव में क्या हुआ था, हैरी ने कहा। अर्नी ने अपने सफेद पड़ चुके होंठ काटे और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सब वहां थे। हमने देखा कि क्या हुआ था। हैरी बोला, तब तो तुमने यह भी देखा होगा कि जब मैंने सांप से बात की तो उसके बाद वह उससे दूर हट गया था। हमने तो बस इतना देखा था, अर्नी ने सख्त लहजे में कहा, हालांकि बोलते समय वह कांप रहा था, कि तुम सर्प भाषा में बात कर रहे थे और सांप को जस्टिन की तरफ भेज रहे थे। मैंने उसे उसकी तरफ जाने के लिए नहीं कहा, हैरी बोला। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। सांप ने तो जस्टिन को छुआ तक नहीं। वह बाल बाल बचा था, अर्नी ने कहा। इसके बाद उसने जल्दी से आगे यह भी जोड़ दिया, और अगर तुम्हारे मन में मेरे बारे में कोई विचार आ रहा हो तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम मेरी वंशावली देख सकते हो। मेरे परिवार में 9 पीढ़ियों से जादूगर और जादूगरनियां रहे हैं और मेरा खून उतना ही शुद्ध है जितना कि किसी जादूगर का हो सकता है। इसीलिए, हैरी गुस्से से बोला, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा खून किस तरह का है। मैं मगलू परिवार में पैदा होने वाले पर हमला क्यों करना चाहूंगा? अर्नी ने तपाक से कहा, मैंने सुना है कि तुम उन मगलुओं से नफरत करते थे जिनके साथ तुम रहते थे। हैरी ने जवाब दिया, यह संभव नहीं है कि कोई डर्सली परिवार के साथ रहे और उनसे नफरत ना करे। मैं चाहूंगा कि तुम भी एक बार यह कोशिश करके देखो। वह मुड़ा और धड़धड़ाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। मंत्रों की एक बड़ी सी किताब की सुनहरी जिल्द को चमका रही मैडम पिंस इस दौरान फटकारने वाले अंदाज में हैरी को घूरती रही। हैरी गलियारे में लहराते हुए आगे इतने तैश में बढ़ रहा था कि उसे यह मालूम नहीं चला कि वह कहाँ जा रहा था। परिणाम स्वरूप वह गिर गया। वह किसी बहुत बड़ी और ठोस चीज से टकराया और फर्श पर गिर गया। ओह, हेलो हैग्रिड, हैरी ने ऊपर देखते हुए कहा। हैग्रिड का चेहरा मखमली बर्फ से ढकी टोपी में पूरी तरह से छुपा हुआ था, परंतु उसे पहचानने में किसी तरह की कोई गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके अधिकांश गलियारे को छछूंदर की खाल वाले अपने ओवरकोट से भर दिया था। उसके ग्लव्स पहन रखे थे और उसने एक दैत्याकार हाथ में एक मरा हुआ मुर्गा लटका रखा था। हैग्रिड ने बोलने के लिए टोपी को ऊपर खींचते हुए कहा, ठीक तो हो हैरी, आज तुम क्लास में नहीं गए? आज क्लास नहीं लगी, हैरी ने उठते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैग्रिड ने मरे हुए मुर्गे को ऊपर करके दिखाया। उसने बताया, यह साल का दूसरा मुर्गा मरा है।
या तो इसे लोमड़ी ने मारा है या फिर खून चूसने वाले हौवे ने। मुर्गियों के दबड़े के चारों तरफ जादू करने के लिए हमें हेडमास्टर से इजाजत लेनी होगी। उसने बर्फ के कणों से भरी अपनी मोटी बाहों के नीचे से हैरी को गौर से देखा। तुम ठीक तो हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत परेशान और गुस्से में हो। हैरी वह सब नहीं दोहराना चाहता था जो अर्नी और मेहनतकश के बाकी बच्चे उसके बारे में कह रहे थे। फिर वह बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। बेहतर होगा कि अब मैं चल दूं हैग्रिड। अगली क्लास रूप परिवर्तन की है और मुझे अपनी किताबें भी उठाना है। हैरी वहां से आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो अर्नी ने उसके बारे में कही थी। जस्टिन को ऐसी ही किसी घटना के होने की तब से आशंका थी जब से उसने गलती से पॉटर को यह बता दिया था कि वह मगलू परिवार में पैदा हुआ है। हैरी पैर पटकते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा और एक ऐसे गलियारे में मुड़ गया जहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। यहाँ की मशालें बर्फीली हवा के तेज झोंकों के कारण बुझ गई थी, जो एक खुली हुई खिड़की से अंदर आ रहे थे। वह गलियारे में आधी दूरी तक ही पहुंचा था कि तभी वह फर्श पर पड़ी किसी चीज से टकराया और लड़खड़ाकर सिर के बल गिर गया। उसने अंधेरे में आंखें गड़ाकर देखा कि वह किस चीज पर गिरा था और देखते ही उसके होश उड़ गए। फर्श पर जस्टिन फिंच फ्लेशली पड़ा था, सख्त और ठंडा। उसके चेहरे पर दहशत का भाव था और उसकी खुली बेजान आंखें छत को घूर रही थी। इतना ही नहीं, उसके पास एक और आकृति पड़ी थी। हैरी ने आज तक इससे अजीब दृश्य नहीं देखा था। उसे वहां पर लगभग सिर कटा निक दिखा। वह अब मोतियों की तरह सफेद और पारदर्शी नहीं दिख रहा था, बल्कि काला, धुएंदार तथा बेजान सा, और फर्श से 6 इंच ऊपर हवा में स्थिर लेटा हुआ दिख रहा था। उसका सिर आधा लटका हुआ था और उसके चेहरे पर भी दहशत के वैसे ही भाव थे जैसे कि जस्टिन के चेहरे पर थे। हैरी संभलते हुए खड़ा हुआ। उसकी सांस तेज और उथली हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे उसकी पसलियों से टकराकर नगाड़े बजा रहा हो। जब उसने वीरान गलियारे में तेजी से ऊपर नीचे नजरें घुमाई तो उसे मकड़ियों की एक कतार दिखी जो पूरी ताकत से बेजान शरीरों से दूर भाग रही थी। हैरी को गलियारे के दोनों तरफ चल रही क्लासों से टीचर्स की दबी हुई आवाजों के सिवाय और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके मन में यह विचार आया कि वह वहां से भाग जाए। किसी को भी यह पता नहीं चल पाएगा कि वह वहां पर था, परंतु वह इन लोगों को इस हाल में कैसे छोड़ सकता है। उसे मदद मांगनी होगी। क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था? जब वह दहशत में वहां खड़ा था तो उसके ठीक पास वाला दरवाजा धड़ाम से खुला। पीप्स नाम का भूत तैरता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। अरे, यह तो पॉटी यानी पॉटर है। पीप्स खिलखिलाते हुए जब हैरी के पास से गुजरा तो उसने उसके चश्मे को तिरछा कर दिया। पॉटर के क्या इरादे हैं? पॉटर छुपकर यहाँ क्यों घूम? पीप्स अचानक रुका और हवा में गुलाटियां खाने लगा। गुलाटी खाते समय जब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे तब उसकी निगाह जस्टिन और लगभग सिरकटे निक पर पड़ी। उसने तत्काल खुद को सीधा किया और अपने फेफड़ों में हवा भरी, और इससे पहले कि हैरी उसे रोक सके वह चीखने लगा, हमला, हमला, एक और हमला। अब किसी इंसान या भूत की जान सुरक्षित नहीं है। अपनी जान बचाओ। हमला। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। एक के बाद एक दरवाजे गलियारे में खुले और लोग बाढ़ के पानी की तरह अंदर घुस आए। कई लंबे मिनटों तक इतनी दुविधा और भगदड़ का माहौल था कि जस्टिन के कुचल जाने का खतरा पैदा हो गया। कई विद्यार्थी तो लगभग सिर कटे निक के शरीर में खड़े हुए थे। जब टीचर्स वहां आए और उन्होंने चिल्लाकर भीड़ को शांत किया तो हैरी ने खुद को दीवार से टिका हुआ पाया। प्रोफेसर मैकगोनागल भागती हुई वहां आई। उनके पीछे उनकी क्लास के बच्चे भी आ गए, जिनमें से एक के बालों पर अब भी काली सफेद धारियां थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी छड़ी से एक जोरदार धमाका किया जिससे खामोशी छा गई। इसके बाद उन्होंने सब विद्यार्थियों को अपनी अपनी क्लास में जाने का आदेश दिया। जैसे ही भीड़ छटने की वजह से थोड़ी जगह खाली हुई, मेहनतकश हाउस का अर्नी वहां हाँफते हुए आ गया। आज तो पॉटर रंगे हाथों पकड़ा गया है, अर्नी चीखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसने अपनी उंगली हैरी की तरफ नाटकीय अंदाज में उठा रखी थी। चुप करो मैकमिलन, प्रोफेसर मैकगोनागल ने तीखे स्वर में कहा। पीप्स ऊपर झूलते हुए बुरी तरह दांत दिखा रहा था और मजे लेते हुए पूरे दृश्य को देख रहा था। पीप्स को गड़बड़ी या अव्यवस्था का माहौल हमेशा अच्छा लगता था। जब टीचर्स जस्टिन और लगभग सिर कटने के ऊपर झुके और उनकी जांच करने लगे तो पीप्स गाना गाने लगा। अरे पॉटर, तुम तो हो गड़बड़ पॉटर, तुमने ये क्या किया?
तुम तो विद्यार्थियों को ऐसे मार रहे हो जैसे यह कोई मजेदार खेल हो। बहुत हो गया पीप्स, प्रोफेसर मैगोनिगल ने झिड़कते हुए कहा, और पीप्स हैरी को जीप निकालकर चढ़ाते हुए पीछे की तरफ उड़ गया। प्रोफेसर फेल्टविक और खगोल शास्त्र के प्रोफेसर सिनिस्ट्रा जस्टिन को उठाकर अस्पताल ले गए, परंतु किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि लगभग सिरकटे निक का क्या किया जाए। अंत में प्रोफेसर मैगोनिगल ने छड़ी घुमाकर हवा से एक बड़ा पंखा निकालकर अर्नी को दे दिया। उन्होंने अर्नी को यह भी समझाया कि वह इस पंखे में हवा करते करते लगभग सिर कटे निक को सीढ़ियों के ऊपर कैसे ले जाए। अर्नी निक को पंखा झलते हुए एक खामोश काले होवरक्राफ्ट विमान की तरह ले गया। इसके बाद वहां सिर्फ हैरी और प्रोफेसर मैगोनिगल बचे थे। प्रोफेसर मैगोनिगल बोली, मेरे साथ आओ पॉटर। हैरी ने तत्काल कहा, प्रोफेसर, मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। प्रोफेसर मैगोनिगल सख्ती से बोली, यह मेरे हाथ से बाहर की बात है। वे दोनों खामोशी से एक मोड़ पर मुड़े। प्रोफेसर मैगोनिगल अचानक एक बड़े और बहुत ही बदसूरत जानवर की मूर्ति के सामने रुक गई। उन्होंने कहा, शरबत लेमन। जाहिर है यह पासवर्ड था, क्योंकि जानवर की मूर्ति में अचानक जान आ गई और यह एक तरफ सरक गया, जिससे उसके पीछे की दीवार दो हिस्सों में बट गई। दहशत के भरे होने के बावजूद हैरी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और सोचने लगा कि आगे क्या होने वाला है। दीवार के पीछे घुमावदार सीढ़ियां थीं, जो एस्केलेटर की तरह धीमी गति से ऊपर की तरफ जा रही थीं। जब वह और प्रोफेसर मैगोनिगल सीढ़ियों पर खड़े हुए तो हैरी को पीछे की दीवार के धम्मे के साथ बंद होने की आवाज सुनाई दी। वे गोलाई से घूमते हुए ऊपर उठे। वे ऊंचे और ऊंचे उठते चले गए, जब तक कि आखिरकार हैरी का सिर थोड़ा चकराने नहीं लगा। अब उसे अपने सामने बलूत की लकड़ी का चमकता हुआ दरवाजा दिख रहा था, जिस पर गरुड़ के आकार की एक पीतल की कुंडी लगी थी। वह जानता था कि उसे कहाँ लाया गया था। यह वही जगह होना चाहिए जहाँ डम्बलडोर रहते हैं।